नमस्कार सभी को। आज फिर से हम कन्वेंशंस का पार्ट 3 वीडियो है वो करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने देखा था पेरिस एग्रीमेंट तक हमने पढ़ लिया था। UNFCCC की जितनी सारी कॉप हुई थी वो हमने पढ़ ली थी। पेरिस एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी? INDC की बात हुई थी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो INDC जो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सबसे पहले जो टर्म है वो कॉइन हुआ था बारशाह कोप में। UNFCCC की जो कोप हुई थी कोप 19, जो कि बारशाह में हुई थी। बारशाह कहाँ है? बारशाह है पोलैंड में। वहीं पे ये टर्म जो है सबसे पहली बार कॉइन हुआ, वहां पे ये टर्म निकल के आया INDC। वहीं पे सबसे पहली बात हुई थी लॉस एंड डैमेज की। और सैंटियागो नेटवर्क जो है वो कोप 25 में निकल के आया था, जो कि रिलेटेड है लॉस एंड डैमेज से ही। और सैंटियागो नेटवर्क जो है वो कोप 25 मैड्रिड स्पेन में जो हुई, वहीं पे से निकल के ये टर्म आया था। तो सभी कंट्रीज ने अपने अपने INDC लिए कि हम ये करेंगे एनवायरमेंट को बचाने के लिए। किसी ने बोला कि हम 30 से 35% अपने GDP में इमिशन कम कर देंगे। कोई बोला कि हम रिन्यूएबल पे डिपेंड हो जाएंगे 50% तक बाई 2030 और नेट जीरो इमिशन कर देंगे। कोई बोला कि 2050 तक नेट जीरो इमिशन कर देंगे। कोई बोला हम 2070 तक कर देंगे। किसी ने बोला 2060 तक करेंगे। इस तरह से अलग अलग सबने टारगेट लिए थे। ऐसे पेरिस एग्रीमेंट ये कह रहा था कि सभी कंट्रीज को नेट जीरो इमिशन करना है 2050 तक, ताकि हमें 21st सेंचुरी में क्या हो सके, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस राइज हो सके। तो पेरिस एग्रीमेंट यहीं पे खत्म हो गया। सबने अपने अपने INDC लिए और सब अपने INDC को पूरा करने के लिए सारी कंट्रीज काम भी कर रही थी। भूटान और सुरीनेम ऐसी 2 कंट्रीज थी जिनके सबसे पहले ही मतलब नेट जीरो इमिशन उनका अभी हो चुका है प्रेजेंट में। मतलब जितनी वो ग्रीन हाउस गैस इमिट करती हैं उससे ज्यादा वो सिक्वेस्टर कर ले रहे हैं। ऐसे देश हैं भूटान और सुरीनेम। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है नेट जीरो रेस में। ये लोग सबसे फर्स्ट आए हैं, ठीक है। नेट जीरो इमिशन रेस में भूटान और सुरीनेम ऐसे 2 देश हैं जिनका पहले ही ये टारगेट जो है पूरा हो चुका है। 2050 तो बहुत दूर की बात है, उनका टारगेट 2021 में ही खत्म हो गया था, ठीक। तो फिर ये कोप पेरिस एग्रीमेंट कोप 21 में हो गया, खत्म हो गया। तो उसके बाद सारी कंट्रीज उसे पूरा करने में लग भी गई। फिर आया कोप 26 जो कि हुआ ग्लासगो में। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बातें हम और भी देख लेते हैं। जैसे यूरोपियन ग्रीन न्यू डील। यूरोपियन यूनियन क्या है? थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन, आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले इसने पेरिस एग्रीमेंट में कुछ बातें करी थी। क्या कहा था कि हम 40% रिडक्शन करेंगे इमिशन में बाई 2030 कंपेयर टू 1990 लेवल्स। उसके बाद इसने बोला, इसने अपनी एक डील नई निकाली जिसे हम बोल रहे हैं यूरोपियन ग्रीन न्यू डील। इसके तहत इसने बोला कि इंक्रीज द 2030 इमिशन रिडक्शन टारगेट टू एटलीस्ट 50%, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी और जीरो इमिशन बाय 2050 एंड वर्क टुवर्ड्स 55%। इसने अपना थोड़ा सा टारगेट चेंज कर लिया और बाकी सब डेवलप्ड कंट्रीज से ये थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन अच्छा चल रही है। ये बात को समझने वाली है यहाँ पे। और कुछ नहीं। इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ऑब्जेक्शन टू नेट जीरो। इंडिया ने ये बोला कि INDC हम मानते हैं। पेरिस एग्रीमेंट ने जो INDC की बात करी उसे तो हम मान रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो। लेकिन अब आप कहो कि पेरिस एग्रीमेंट में INDC तो मान रहे हैं, लेकिन नेट जीरो इमिशन की जो बात कर रहे हो आप, नेट जीरो इमिशन बाई 2050, वो इंडिया नहीं मानती है। क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री उसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है और एनवायरमेंट को भी देखना है। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से नेट जीरो हो जाएंगे 2050 तक, ये हमारा टारगेट नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो 2070 तक हम करने की कोशिश करेंगे, नेट जीरो इमिशन करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया भी टारगेट क्यों पड़ा INDC लेने का? क्योंकि चाइना और USA इनके बीच में एक डील हुई थी कि हम अपने इमिशन वगैरह को कम करेंगे। तो चाइना के दबाव में आकर के फिर इंडिया को ये INDC लेने पड़े थे कि हम रिन्यूएबल पे डिपेंड होंगे 40%, अपना GDP में जो इमिशन इंटेंसिटी है वो 33 से 35% कम कर लेंगे, ठीक है। और जो कार्बन सिंक है 2.5 से 3 बिलियन टन तक हम क्या बनाएंगे? CO2 सिंक बनाएंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ये सारे इंडिया ने INDC लिए थे और इंडिया हल्के हल्के पूरा भी कर रहा था। अब कोप 26 में इंडिया ने फिर पंचमित्र टारगेट भी लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कोप 26 से। एट अ ग्लेंस में देखेंगे इसे। सबसे पहले देखिए कोप 26 में क्या है।
दिस इज 26 कॉप टू द UNFCCC। UNFCCC की 26 ये कॉप है। हेड मीटिंग किसकी है? हेड मीटिंग ऑफ पार्टीज टू 2015 पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जिन्होंने साइन किया होगा वो उसकी पार्टीज होंगी। तो जो पेरिस एग्रीमेंट की पार्टीज है वो भी यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए ये क्या है? CMA 3, यानी जो भी पेरिस एग्रीमेंट, A फॉर एग्रीमेंट, M फॉर मीटिंग एंड कन्वेंशन की मीटिंग। तो कन्वेंशन मीटिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब पेरिस एग्रीमेंट, तो ये है CMA 3, यानी उनकी थर्ड मीटिंग अब यहाँ पे हो रही है, जो भी पेरिस एग्रीमेंट में जिन्होंने साइन करा था, CMA 3। और ये क्या है? 16 मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी CMP 16। CMP 16 है। जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज हैं वो 16वीं बार यहाँ पे मिल रही है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? CMP 16। और एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट जिन्होंने साइन करा वो तीसरी बार यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला CMA 3। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इज एन एग्रीमेंट रीच्ड एट द COP26 adopted by 197 countries। 197 कंट्रीज मतलब लगभग यूनिवर्सली रेटिफाइड है। ये क्या है? ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसे भी हम देखेंगे इसमें क्या लिखा था ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में। इसके क्या क्या आउटकम्स निकल के आए इस COP26 के? तो सबसे पहली बात तो साइंस एंड अर्जेंसी। IPCC की जो रिपोर्ट आई थी अभी लेटेस्ट वाली, उस पर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस, IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट को इसने सही से देखा और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा कि वो रिपोर्ट क्या क्या कहना चाह रही है, और उसी से इसने बोला कि साइंस को ज्यादा मानेंगे इन द डिसीजन मेकिंग। फिर मिटिगेशन की बात भी हुई यहाँ पे। मिटिगेशन में ये बोला गया कि हम कोल को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, बट हल्के हल्के उसे कम, उसका यूज जो है वो कम करेंगे। मतलब फेज आउट नहीं करेंगे बट फेज डाउन करेंगे कोल का। फॉसिल फ्यूल पे जो अननेसेसरी सब्सिडी दी जाती है वो हम नहीं देंगे आज से। फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी देना बंद, और जितना ज्यादा अपना प्रोडक्शन हो सकता है रिन्यूएबल पे ज्यादा हम बेच रहेंगे। ये सब बातें मिटिगेशन में बोली गई। हाँ, ये भी बोला गया नेट जीरो विजन बाय मिड सेंचुरी 2050। देखिए पेरिस एग्रीमेंट को ही खींच दो, वही COP26 में है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया था कि हम नेट जीरो हो जाएंगे बाय 2050, तो वही चीज यहाँ पे हुई, वही चीज यहाँ बोली गई कि 2050 तक हमें क्या होना है? नेट जीरो होना है। INDC को कहा गया कि थोड़ा सा अपग्रेड करिए, सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने INDC को अपग्रेड करेंगे, ये भी इसमें बोला गया था। ठीक है, फेज डाउन ऑफ कोल, नॉट फेज आउट। हमें फेज आउट नहीं करना, हमें फेज डाउन करना है। फेज डाउन मतलब थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे उसका यूसेज। फर्स्ट क्लाइमेट एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली प्लानिंग टू रिड्यूस अनमेंट कोल यूसेज। रीअफर्म्स द पेरिस एग्रीमेंट टेम्परेचर गोल। वही पेरिस एग्रीमेंट का टेम्परेचर गोल कितना था कि 2 डिग्री सेल्सियस 21st सेंचुरी के बाद जो चेंज आना चाहिए तो 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम करने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस चेंज आ सकता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। सारी बातें पेरिस एग्रीमेंट की ही इसमें ज्यादातर आपको मिलेगी। ये कोल वाली एक बात, फेज डाउन ऑफ कोल नॉट फेज आउट, और टू स्ट्रेंथन देयर 2030 क्लाइमेट एक्शन प्लान और NDC बाई 2022। सभी कंट्रीज से बोला गया कि अपने जो भी आपके एक्शन प्लान है 2030 वाले और जो NDC हैं उन्हें आप क्या करो, थोड़े से स्ट्रेंथन करो, उन पे और काम करने की कोशिश करो, और भी ज्यादा पक्के पक्के डिसीजन लो, आप उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी लाओ। जैसे अपने यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलता है, नेशनल एफॉरेस्टेशन पॉलिसी चलती है इंडिया की, तो ये सारी जो पॉलिसी है किसके लिए है? ये हम INDC को पूरी करने के लिए ये सारी पॉलिसी लेकर आए हैं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी जो मेक इन इंडिया की है वो भी इसीलिए है। टू एब्लिश इनएफिशिएंट सब्सिडीज ऑन फॉसिल फ्यूल। जो आपकी फॉसिल फ्यूल पे इनएफिशिएंट जो भी सब्सिडीज मिल रही है उसे भी हम खत्म करेंगे पूरी तरीके से। फॉसिल फ्यूल पे जो सब्सिडी मिल रही है इनएफिशिएंट तरीके से, तो हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी नहीं देंगे। कोल फेज आउट नहीं, फेज डाउन करना है। INDC जो हमने लिए थे उसे स्ट्रेंथन करना है, और जो टेम्परेचर गोल है पेरिस एग्रीमेंट का वही है। नेट जीरो इमिशन बाय 2050 ये भी पेरिस एग्रीमेंट का ही गोल है।
तो ये सारी बातें पेरिस एग्रीमेंट की हैं। बस फेज आउट नहीं, फेज डाउन ऑफ कोल एक नई बात बड़ी इसमें, और दूसरी बात फॉसिल फ्यूल पे आपको सब्सिडी कम देना है, ये भी COP 26 में बात की थी। ये IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई होगी मेरे ख्याल से 2021 या 2022 में, उसी के हिसाब से फिर ये हुआ था। ठीक है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट भी अभी हम देख रहे हैं, याद रखेंगे। दिस वाज CMA3 एंड CMP16। COP 26 वाज CMP16 एंड CMA3, यानी पेरिस एग्रीमेंट की पार्टीज का ये 3rd मीटिंग थी, और क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज की 16th मीटिंग थी। इसमें अडाप्टेशन की बात हुई, अडाप्टेशन की, इसमें बोला गया एटलीस्ट डबल द मनी फॉर अडाप्टेशन बाय 2025 फ्रॉम 2019 लेवल्स। 2019 लेवल्स में जितना अडाप्टेशन फंड के लिए रुपया आता था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अब हम उसे डबल करने की कोशिश करेंगे अडाप्टेशन के लिए। एक बात और, जब हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हमने देखा था सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट मिलती है, CER मिलती है, तो CER का 2% इस वाले फंड में, अडाप्टेशन फंड में भी जाता है। अडाप्टेशन फंड कब एस्टेब्लिश हुआ था? COP 14 में हुआ था। ठीक, COP 14 में हुआ था, और मॉस्को में हुआ था मेरे ख्याल से, वहीं पे ये नहीं, मोरक्को में हुआ था। यस, मोरक्को इन साउथ अफ्रीका, वहां पे कन्वेंशन हुई थी UNFCCC की, COP 14 थी, तभी अडाप्टेशन फंड एस्टेब्लिश हुआ था। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट जो मिलती है, उसका 2% इस अडाप्टेशन फंड में जाता है। इसमें बोला गया कि 2019 लेवल में जितना रुपया डेवलपिंग कंट्रीज के एडाप्टेशन के लिए आ रहा था, हम उससे क्या करेंगे, हम उससे डबल द प्राइस अब हम उसे करेंगे। ठीक है, हम उससे डबल प्राइस अब इस 2025 तक हम करेंगे। उसके बाद बोला गया 2 ईयर वर्क प्रोग्राम टू डिफाइन ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन। एडाप्टेशन की बात की गई। ठीक, मिटिगेशन में क्या क्या बात की गई, वही पेरिस एग्रीमेंट में सब खींच काट के बात की गई। एडाप्टेशन में बोला गया कि हम फंड को बढ़ाएंगे। फाइनेंस में वही चिकनी चुपड़ी बातें करनी है, रुपया देना नहीं है, यही बात हुई बस कि 100 बिलियन इन एवरी ईयर टिल 2025। अब बोल दिया गया कि 2025 तक हम 100 बिलियन पर ईयर, $100 बिलियन पर ईयर हम रुपया उसे देंगे, किसे, डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन ये प्रॉमिस कभी भी फुलफिल नहीं किया जाएगा, और ना किया गया। पहले बोला था कि 2020 तक हम रुपया देंगे, अब बोल रहे हैं 2025 तक देंगे। बस अंतर यही है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉमिस करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के पास ₹1 नहीं आता। ठीक, लॉस एंड डैमेज की भी यहाँ पे बात हुई। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड सबसे पहली बात हुई बारसा समिट में। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर लेते। सबसे पहली बार इस पे बात हुई कहाँ पे, वार्सा में। वार्सा मतलब COP 19 टू UNFCCC। अच्छा, सेकंड बार यहाँ पे बात कहाँ पे हुई, तो इसके लिए एक सैंटियागो नेटवर्क है, सैंटियागो नेटवर्क। उसी सैंटियागो नेटवर्क में इसकी बात हुई। सैंटियागो नेटवर्क COP 25 मैड्रिड। ठीक, सैंटियागो नेटवर्क के बाद फिर इसकी तीसरी बात COP 25 मैड्रिड में हुई। ठीक है, तीसरी बार बात यहीं पे हुई COP 26 में, COP 26 ग्लासगो। COP 26 किसका, UNFCCC का। ये COP 25 किसका, UNFCCC का। चौथी बात इसमें फाइनलाइज करा गया, जब लॉस एंड डैमेज फंड को फाइनलाइज करा गया, मान लिया गया वो होगा COP 27 में। COP 27 का आएगी UNFCCC। ये लॉस एंड डैमेज का पूरा ब्यौरा है। सबसे पहले वार्सा में इसकी बात होती है COP 19 में। सबसे पहली बार लॉस एंड डैमेज एक वर्ड निकल के आता है। लॉस एंड डैमेज होता क्या है, लॉस एंड डैमेज की डेफिनेशन पता चलती है हमें, COP 26 में डिफाइन किया गया। लॉस एंड डैमेज बेसिकली क्या है, जैसे जो वल्नरेबल कंट्रीज है, वहां पे कोई क्लाइमेट डिजास्टर आ गया, वो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे ही कमजोर है,
और क्लाइमेट डिजास्टर आने की वजह से क्या हुआ, वो कंपनी और भी इकोनॉमिकली वीक हो गई। अब ये क्लाइमेट डिजास्टर आया क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हमारे क्लाइमेट को पॉल्यूट कर रही हैं। कब से? 2050 से। और उसका हर्जाना अब किसे भुगतना पड़ रहा है? छोटी कंट्री को, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को। ठीक है, जैसे बारबाडोस प्रोग्राम हमने पढ़ा था वो भी। तो उसके लिए क्या हुआ, फिर एक लॉस एंड डैमेज फंड अलग से बनना चाहिए। ऐसी बात हुई कहां पे? वार्सा समिट कि डेवलप कंट्री चलो ठीक है एडाप्टेशन के लिए रुपया दे रही है, ठीक है, बाकी हमें $100 बिलियन पर ईयर भी रुपया दे रही है कंपनसेशन के रूप में, वो भी ठीक है, लेकिन एक लॉस एंड डैमेज के लिए अलग से लीस्ट डेवलप कंट्रीज और जो स्मॉल एंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके लिए अलग से थोड़ा सा रुपया आना चाहिए। लॉस एंड डैमेज फंड अलग हो, अडाप्टेशन फंड अलग हो, ग्रीन क्लाइमेट फंड अलग हो, ऐसी बात यहाँ पे की गई। ठीक, तो यहाँ पे भी सैंटियागो नेटवर्क की फिर से बात हुई। सैंटियागो नेटवर्क की यहाँ पे फिर से बात हुई। सबसे पहली बार इसकी बात हुई थी COP25 मैड्रिड, यहाँ पे मैड्रिड में। फिर इस्टेब्लिश ए ग्लासगो डायलॉग टू डिस्कस अरेंजमेंट फॉर फंडिंग। ग्लासगो डायलॉग, अभी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हम पढ़ेंगे अपना। तो लॉस एंड डैमेज की यहाँ पे सर बात हुई थी, अभी से फाइनलाइज नहीं किया गया। इसे फाइनलाइज कब किया जाएगा? COP27 में किया जाएगा। फिर कार्बन मार्केट के ऊपर चर्चा होने लगी। इसमें बहस चल गई कि अब कार्बन मार्केट में जो पहले हमने कार्बन क्रेडिट लिए थे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन से, कार्बन ट्रेडिंग करके, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में ये सारी चीजें थी, सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल में सारी चीजें थी कि क्योटो मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी ना, इसमें कार्बन क्रेडिट की खरीद बेच हो रही थी। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, ये इस पर लड़ाई छिड़ गई कि अब जो क्योटो प्रोटोकॉल वाले जितने भी हमारे पास क्रेडिट बचे हैं उन्हें हम क्या यूज कर सकते हैं आगे के लिए। तो वही बात यहाँ पर फाइनलाइज हुई कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन ओनली टिल 2025। आपके पास जो क्योटो प्रोटोकॉल के कार्बन क्रेडिट बच गए आप आराम से यूज करो, लेकिन कब तक यूज करो? ओनली टिल 2025। यही बात नहीं है। कंट्रीज अलाउड टू यूज ओल्ड कार्बन क्रेडिट एंड क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म टू अचीव देयर रिवीजन और टारगेट टिल 2025। 2025 के बाद आप यूज नहीं कर सकते। 2025 तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते। इसमें और भी बात हुई कोलैबोरेशन की कि जितने भी इंडिजिनस पीपल हैं, प्राइवेट पीपल हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें क्लाइमेट चेंज को रोकने में। ठीक है, एग्रीड ए न्यू 10-year ग्लासगो वर्क प्रोग्राम ऑन एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। ग्लासगो वर्क प्रोग्राम ऑन एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, ये सारी कोलैबोरेशन हुई है ना। एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई। रिव्यू ऑफ जेंडर एक्शन प्लान लॉन्च इन COP25। जो भी जेंडर एक्शन प्लान है उसके ऊपर बात हुई, जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है जरा कुछ। कल कोलैबोरेशन की बात हुई थी, ये वाला लोकल कम्युनिटीज को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, इंडिजिनस पीपल प्लेटफॉर्म को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। COP26 में ये बात हुई थी। आपको पूछा जा सकता है कि बताओ COP26 में क्या लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करने की बात हुई? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करने की बात हुई थी। ये बिल्कुल बात ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट। बाकी ये आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जेंडर एक्शन प्लान इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये चीज याद रखें कि लोकल जो कम्युनिटीज हैं, जो इंडिजिनस पीपल है वहाँ के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो और भी अच्छे से हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई लेवल चैंपियंस लॉन्च मर्की पार्टनरशिप, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनियस पीपल को इसमें इन्वॉल्व किया गया COP26 में। पेरिस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व किया गया था या नहीं किया गया था, और किस किस में किया जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें प्राइवेट पीपल लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है, IPCC में नहीं किया जाता है। ठीक है, इट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, फिर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में तो उसमें किया जाता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमने कोलैबोरेशन भी देख लिया। तो कार्बन मार्केट में जितने भी हमारे कार्बन क्रेडिट बच गए थे क्योटो प्रोटोकॉल वाले, उनसे बोला गया कि 2025 तक यूज कर लो,
उसके बाद फिर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बहस चल गई थी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर डिसीजन लेना जरूरी था। लॉस एंड डैमेज की बात करी, लॉस एंड डैमेज में ये बोला गया कि ऐसा है, अभी बात कर लेते हैं खाली। और सैंटियागो नेटवर्क की भी इस पर बात हुई। सैंटियागो नेटवर्क की सबसे पहले बात COP25 स्पेन मैड्रिड में हुई थी। ठीक, मिटिगेशन के ऊपर बात हुई, बहुत सारी पेरिस एग्रीमेंट की सारी बातें होती रही उसमें। एडाप्टेशन की बात हुई कि फंड और ज्यादा दिया जाए। फिर फाइनेंस की बात हुई। लॉस एंड डैमेज की तो हमने देखी। लॉस एंड डैमेज के बाद कोलैबोरेशंस और कार्बन मार्केट के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में बोला गया कि फाइनलाइज कर दिया गया पेरिस रूल बुक को। जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 6 में क्या होगा, आर्टिकल 5 में क्या होगा, सारी चीजें जो भी दिक्कत हो रही थी पेरिस एग्रीमेंट के बीच में, जो कंट्रीज आपस में लड़ रही थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पेरिस रूल बुक में ये होगा, पेरिस रूल बुक में वो होगा, तो उस पर फाइनल डिसीजन जो है वो कौन किस में आया, COP26 में आया। पेरिस रूल बुक बनके तैयार हो गई और पेरिस रूल बुक बनके जब तैयार हुई तो COP26 में ये तैयार हो पाई थी। ठीक है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। कोलैबोरेशन, कार्बन मार्केट, लॉस एंड डैमेज, एडाप्टेशन, फाइनेंस, और क्या देखा हमने सबसे पहले, एडाप्टेशन, फाइनेंस। उससे पहले हमने देखा था मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन देखा। IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट पे बेस्ड है COP26। CMA 3, CMP 16 ये भी हो गया। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें पैरेलल प्रोसेस चल रही थी COP26 में, ठीक, जो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी COP26 के आसपास ही हो रही थी। तो वो है इंडिया कमिटमेंट 5-fold स्ट्रेटजी। इंडिया ने INDC टारगेट लिए थे अपने पेरिस में। क्या क्या INDC टारगेट लिए थे? 3 टारगेट लिए थे। GRC, जीडीपी में जो इमिशन इंटेंसिटी है, उस इमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% बात कम करने की बात हुई थी 2030 तक। आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, हम 40% रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे, ये बात हुई थी 2030 तक। सी, कार्बन सिंक बनाएंगे, 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक हम वहां पे बना लेंगे। 3 INDC टारगेट इंडिया ने दिए थे। अब इंडिया ने उसे अपग्रेड करा और अपग्रेड करके क्या किया, पंचमित्र टारगेट लिए, 5 टारगेट लिए, 1, 2, 3, 4, 5, सारे से करके 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 5 टारगेट हमने दिए भारत ने। भारत ने सबसे पहले बोला कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी की उसमें 2 बातें कही। सबसे पहला ये बात कही 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। और फिर ये बोला क्योंकि कोऑपरेट जो टारगेट था पिछला वाला INDC वो पहले ही पूरा कर चुका था, तो इसलिए बोला 50% हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है हम वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। 50% एंड 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2 टारगेट हो गए। इसी पंचमित्र में 2 टारगेट किसके हैं, इसके रिन्यूएबल एनर्जी के। फिर G फॉर GDP से रिलेटेड कुछ बोला, GDP से रिलेटेड ये बोला, देखिए तो ये हो गया 50% ऑफ इंडियन एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक रिन्यूएबल एनर्जी में ये 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू बी इंस्टॉल्ड बाय 2030। ठीक, फिर दूसरी बात ये बोला, हाँ, इंडिया शैल रिड्यूस इट्स इमिशन इंटेंसिटी पर GDP लेस देन 45%, मतलब 45% से थोड़ा कम वो करेगी। 33 से 35% तक की जो पहला टारगेट था वही यहाँ पर भी है। GDP की जो इमिशन इंटेंसिटी है वो कम करी जाएगी। ये जीबी कितनी कम करी जाएगी, लेस देन 45%। नेट जीरो इमिशन की बात हुई, नेट जीरो इमिशन टारगेट इंडिया ने लिया 2017। ठीक, कि पंचमित्र टारगेट में पंचमित्र जो कमिटमेंट की इंडिया ने, उसमें जो नेट जीरो वाला था उसमें 2070 इसने बोला कि हम नेट जीरो हम करेंगे, लेकिन 2070 तक। फिर
और क्या बात की, और उसमें बात करी सी और कार्बन इमिशन की बात की कि कार्बन इमिशन को हम कितना 1 बिलियन टन से रिड्यूस कर लेंगे, 1 बिलियन टन से रिड्यूस कर लेंगे। सिंक नहीं बताई, सिंक अलग चीज है और इमिशन को कम करना अलग चीज है, तो इसमें इमिशन को कम करना ही बोला गया है। ठीक, तो 2 रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी इसमें पंचम टारगेट में। पहली क्या, 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करेंगे बाय 2030 और 50% तक हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे बाय 2030। फिर हम नेट जीरो कब तक हो जाएंगे, नेट जीरो हम हो जाएंगे 2070 तक। 3 टारगेट हो गए। चौथा टारगेट है जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी हम रिड्यूस करेंगे लेस देन 45%। 4 टारगेट हो गए। 5वां है कि कार्बन इमिशन इंटेंसिटी को हम कार्बन की अपनी इमिशन को कम कर देंगे 1 बिलियन टन से, 1 बिलियन टन से हम उसे कम कर देंगे। हाँ, फिर इधर ग्लोबल मीथेन प्लेज भी ली थी COP26 में, ग्लोबल मीथेन प्लेज। इसमें क्या बोला गया, दिस प्लेज इज अचीव। इसमें इंडिया ने नहीं पार्ट किया था, ठीक है, इंडिया ने साइन नहीं करा। इसमें बोला गया कि अभी जितनी है, मान लो 2020 में जितनी भी मीथेन अभी हम रिलीज कर रहे हैं, वो कंट्रीज बोली कि हम उसका 30% रिड्यूस कर देंगे। कितना, 30% हम उसका रिड्यूस कर देंगे। कब तक, 2030 तक 30% हम रिड्यूस कर देंगे बाई कब तक, 2030 तक। ये किसमें बोला गया, ये बोला गया ग्लोबल मीथेन प्लेज में। तो कंट्री ने साइन करा, कई सारी कंट्रीज थी, 100 से ज्यादा कंट्रीज जिसने ये ग्लोबल मीथेन प्लेज ली। CH4 क्या है, CH4 है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, ये भी याद रखना। CH4 मीथेन क्या है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इंडिया ने ये प्लेज जो है साइन नहीं करेगी, इंडिया ने बोला हम नहीं साइन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, राइस होता है, पैडी होता है, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिसमें मीथेन रिलीज होती है। मीथेन को हम नहीं कम कर पाएंगे 30% तक, क्योंकि मेन जो हमारा इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 70% तो किस पे डिपेंड है, इट ओनली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर ही हम उनसे छीन लें, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने लगे जैसे उसने लगाया था। एग्रीकल्चर पे भी किसी ने टैक्स लगाया, न्यूजीलैंड वगैरह में लगाया है किसी ने, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इंडिया इस ग्लोबल मीथेन प्लेज से पीछे रहा। एक डिफॉरेस्टेशन की भी बात हुई थी COP26 में, तो इंडिया उससे भी पीछे रहा कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह हम अभी नहीं रोक पाएंगे, हम आराम से धड़ल्ले से काटेंगे पेड़, वो दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है और एनवायरमेंट को भी देखना है। लेकिन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बिकम डेवलप्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर पॉल्यूटिंग since the industrial era, so they are the main polluters. Polluter pays principle is for them. अच्छा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पेरिस एग्रीमेंट में भी था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्योटो प्रोटोकॉल में भी ये टर्म पॉइंट था। लेकिन सबसे पहले जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आया वो कब आया, वो आया था बेना कन्वेंशन में इन 1985 इटसेल्फ। फर्स्टली द टर्म CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कॉइन्ड। NDC सबसे पहले कॉइन कब हुआ था, वार्सा समिट में, ठीक है। अब ये ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, इसमें भी 42 कंट्रीज ने पार्ट लिया। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा में इंडिया ने भी पार्ट लिया था, ठीक है। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज की बात की हमने और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात हुई, है ना। क्लीन टेक्नोलॉजीज वही है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, तो वो तो हमारा टारगेट बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हो रहा है इंडिया का। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम डिपेंड हो रहे हैं, 40% हमने टारगेट पहले अचीव कर लिया है, अब हम 50% की बात कर रहे हैं। तो ये ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा ये अच्छी चीज है, इसलिए हमने इसे ले लिया। वैसे भी इंडिया वाले क्या है, ग्लास बहुत लेते हैं अंदर, ग्लास ब्रेक बहुत करते हैं, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्लास ब्रेक थ्रू में इंडिया होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंडिया वाले ग्लास ब्रेक बहुत करते हैं। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, ये सारी बातें COP26 में मेन हुई। इंडिया कमिटमेंट पंचम टारगेट, ठीक है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, उसके बाद इनहेंस, कुछ कंट्रीज ने अपने अपने क्लाइमेट एक्शंस को इनहेंस भी करा,
जैसे इसराइल ने बोला कि हम 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे। इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, वो भी बोल रहा है कि चलो हम 2050 तक क्या हो जाएंगे, नेट जीरो हो जाएंगे। चाइना ने भी कुछ अपने टारगेट कुछ ठीक करे, जो भी INDC उसने दिए थे वो मॉडिफाई करें, और ब्राजील ने भी मॉडिफाई करें। ब्राजील, चाइना, इसराइल इन्होंने मॉडिफाई करें। ठीक, ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा की बात हुई। ग्लोबल मीथेन प्लेज, मीथेन क्या है, एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, उसे भी रिड्यूस करने की बात हुई, क्योंकि ये मीथेन जो है आसमान में रहता है तो बहुत कम देर के लिए, बहुत कम दिनों के लिए, लेकिन इसका जो वार्मिंग पोटेंशियल है, जो गर्म करने की इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है मीथेन का। इसी वजह से ग्लोबल मीथेन प्लेज ली गई, कई कंट्रीज ने ली, लेकिन इंडिया बोला कि बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ हैं ऐसी जो मीथेन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, उन फसलों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या होगी, हम नहीं लेंगे। ठीक, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, और इसमें किसकी बात हुई, 5 में टारगेट बाय इंडिया। कुछ और कंट्रीज ने कुछ टारगेट बदले, ब्राजील, चाइना, इसराइल। उससे पहले हमने किसकी बात करी, अडाप्टेशन की बात करी, ठीक है, मिटिगेशन की बात करी। मिटिगेशन में वही पेरिस एग्रीमेंट वाली बातें करी। अडाप्टेशन बोला कि थोड़ा फंड और दे दो डेवलप कंट्रीज से, लेकिन वो फंड तो मिलने वाला है नहीं। अडाप्टेशन के बाद हमने फाइनेंस की बात करी, 100 बिलियन पर ईयर फ्रॉम 2025, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है, वो हमें पता है। लॉस एंड डैमेज के बाद हमने किसकी बात करी, लॉस एंड डैमेज में सेंटियागो नेटवर्क की भी बात करी। फिर लॉस एंड डैमेज के बाद कोलैबोरेशंस, कार्बन मार्केट के ऊपर जो भी डिसीजन आया कि 2025 तक आप जितने भी आपके पास कार्बन क्रेडिट रखे हैं वो आप यूज कर सकते हो, क्योटो प्रोटोकॉल वाले, लेकिन उसके बाद वाले फिर यूज नहीं हो सकते। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल जो कार्बन मार्केट के ऊपर हमने बात कर ली COP26 में। कोलैबोरेशंस, इंडिजिनियस पीपल और जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए COP26 में, ये भी हमने बात करी। अच्छा, इंडिया ने 5वां टारगेट कौन सी COP में लिया था, तो COP26 में लिया था, क्योंकि इंडिया वाले 5वां लेके नाचते हैं, नाचो से हो जाएगा COP26। ठीक, नाचो COP26। अच्छा, इसमें और क्या बात करी थी, हाँ, CMA कौन सा है, 3 है, CMA 3 है। CMP कौन सा है, CMP है 16। ठीक, CMP 16 IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट पे बेस्ड था। ये COP26 ग्लासगो में कब हुआ था, तो ये COP26 ग्लासगो में हुआ था 2021 में। 2020 में कोई भी इसमें COP नहीं हुआ था। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, ये तो हमने एट अ ग्लैंस देख लिया COP26। अब हम और पढ़ते हैं थोड़ा सा COP26 क्या है इसमें, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किस किस पे क्या डिसीजन लिया गया, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे इसे। देखिए, 26 मीटिंग ऑफ द UNFCCC COP वाज हेल्ड इन नवंबर 2021, नवंबर 2021 में हुआ। ठीक है, 2020 में कोई भी COP नहीं हुआ था, याद रखना है, कोई भी COP UNFCCC का नहीं हुआ था। थर्ड मीटिंग CMA 3 थी, पेरिस एग्रीमेंट की जो पार्टीज हैं उनकी थर्ड मीटिंग थी, और 16 मीटिंग थी क्योटो प्रोटोकॉल वाली पार्टीज का, CMP 16 था। द मेन टास्क ऑफ COP26 टू फाइनलाइज द रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट स्टेटेड एवरी 5 years parties set out increasingly ambitious climate actions. This means by 2020 countries need to submit update their plans. NDCs, पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि हर 5 साल में कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी NDC है उसे अपडेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ और अपने जो एक्शंस है वो लेने पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट को और क्लैरिफाई करने के लिए, NDC को बढ़ाने के लिए। ठीक, लेकिन COP26 पेरिस एग्रीमेंट से थोड़ा सा अलग था, COP27 जो इसके बाद हुआ था, उसमें हम देखेंगे कई चीजें, है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं। अब इसमें ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था, वो भी हम देखेंगे अभी। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें क्या हुआ था, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इज एन एग्रीमेंट रीच्ड एट COP26। इट रिकॉग्नाइज्ड द इनॉर्मस इंपॉर्टेंस ऑफ IPCC लेटेस्ट रिपोर्ट। IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ,
IPCC की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन किया गया। इट रीअफर्म्स द पेरिस एग्रीमेंट टेम्परेचर गोल तो वही रहेगा बिल्कुल। तो इसमें हुआ क्या, नेट जीरो एमिशन की बात की गई बाय 2050। इट हैज आस्क्ड कंट्रीज टू एनहांस देयर 2030 क्लाइमेट एक्शन और एनडीसी बाय 2022। इसी में बात हुई, इसी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में ही बात हुई थी किसकी, फेज डाउन ऑफ कोल एंड नॉट फेज आउट। फेज डाउन करना है, फेज आउट नहीं करना है। फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज इनएफिशिएंट वाली हटा देनी है। इट हैज आस्क्ड द डेवलप्ड कंट्रीज टू फुलफिल देयर पास्ट कमिटमेंट एंड अरेंज $100 billion per every year till 2025. In 2009, developed countries have promised to mobilize at least $100 billion per year from 2020. फिर से वही वाला जो टारगेट था 100 बिलियन पर ईयर, उसे थोड़ा सा उसे कहा गया कि आप डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो इसे पूरा कीजिए। यही सारी बातें ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में हुई थी। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, यही सारी बातें हैं, घूम फिर के कोई आ जाता है यहाँ पे। ग्लासगो डायलॉग तो अलग है। सैंटियागो नेटवर्क भी इसमें था। कार्बन मार्केट के ऊपर चर्चा हुई, मैंने बता दिया कि 2025 तक आपके जो क्योटो प्रोटोकॉल वाले जितने भी कार्बन क्रेडिट बचे हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2025 के बाद आप ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मेजर आउटकम से पेरिस रूल निकल के आती है, ठीक। और ग्लोबल स्टॉकटेक की कोई बात होती है। ग्लोबल स्टॉकटेक जो था वो सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई कि सब लोग एक दूसरे के टारगेट को देखेंगे कि पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो वही क्या था, वही था ग्लोबल स्टॉकटेक। और ग्लोबल स्टॉकटेक सभी के लिए कंपलसरी था करना, सभी को करना ही करना था वो ग्लोबल स्टॉकटेक। कोलैबोरेशंस, इंडिजिनस पीपल्स, लोकल कम्युनिटीज, नेचुरल यूथ, चिल्ड्रन, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स, सब लोग इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और कोलैबोरेट करके इसमें जो है COP26 में हम लेंगे। आगे एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट एंड यूथ। इट एग्रीड टू ए न्यू 10-year ग्लासगो बर्ग प्रोग्राम ऑन एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। ये कुछ नहीं था। हाँ, जेंडर से रिलेटेड भी थोड़ी बात हुई। मरेके पार्टनरशिप किससे रिलेटेड है, बस याद रखो। तो मरेके पार्टनरशिप किससे रिलेटेड है, COP26 से रिलेटेड है मरेके पार्टनरशिप। पेरिस रूल बुक, इसमें बात हुई, ठीक है। पेरिस रूल बुक में सारे रूल वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह थे। और ये आर्टिकल 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। एक आर्टिकल 5 भी है पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। उसमें क्या है, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को डिफाइन किया गया है कि कौन सी कंट्रीज डेवलपिंग है, कौन सी नहीं है। तो आर्टिकल 6 में क्या लिखा है, एनडीसी के बारे में ज्यादातर लिखा है इसमें, ठीक है। किसके बारे में, एनडीसी के बारे में। एक आर्टिकल 6 में और भी चीज लिखी है, एसडीएम के बारे में लिखी है। जैसे हमने पढ़ा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल में। उसी का आप वही चीज अगर आप पेरिस एग्रीमेंट में ले आओ तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसडीएम, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। फिर आर्टिकल 6.2 क्या करता है, रेगुलेट बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल मार्केट फॉर सेटिंग ऑफ कंडीशंस अंडर व्हिच कार्बन क्रेडिट कैन बी यूज्ड टू अचीव कंट्रीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। हाँ, 6 में भी कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है ज्यादातर, याद रखेंगे। एनडीसी प्लस कार्बन क्रेडिट प्लस एसडीएम, इसकी बात हो रही है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में पेरिस रूल बुक कब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, COP26 में हुई। तो आर्टिकल 6.2 भी किसके बारे में बात कर रहा है, कार्बन क्रेडिट को कैसे यूज कर सकते हैं। जो कार्बन क्रेडिट आपके क्योटो प्रोटोकॉल में बच गए वो कब तक यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो वो सारी बातें आर्टिकल 6 में हो रही है। आर्टिकल 6.4 क्या कह रहा है, एसडीएम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है, which effectively succeeds the clean development mechanism under Kyoto Protocol। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या थी, जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के में कोई रुपए वगैरह दे करके, अपनी टेक्नोलॉजी दे करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं।
वही चीज यहाँ पर आके क्या हो जाती है, SDM यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी ये बात करता है, कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करता है। ऐसा पूछ सकता है आपसे कि बताइए आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, वो किससे डील करता है। तो इम्पोर्टेंट है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ SDM consensus was finally found on the major political issues that had divided parties for many years. How to avoid double counting of emissions reduction, use of clean development mechanism, credit and adaptation finance. देखिए SDM जब आया, पहले CDM चल रहा था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म चल रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी पार्टी जो कार्बन क्रेडिट है वो लेगी। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्रीज में करी, तो पहले की डबल काउंटिंग हो जाती थी, मतलब कार्बन क्रेडिट डेवलप्ड कंट्रीज को भी मिल जाते थे और डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिल जाते थे। अभी डबल काउंटिंग कैसे रुकेगी, ये आर्टिकल 6 में दिया था। डबल काउंटिंग रुक गई जब आया SDM मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म जब आई तो ये डबल काउंटिंग फिर रुक गई थी और सबने इस पे कंसेंसस किया, सब इस पे एग्री हुए, बोले हाँ ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये वाला जो रूल है, ये बिल्कुल ठीक है, हम इसे मानते हैं। एडाप्टेशन फाइनेंस पे भी बात हुई, कहाँ पे, एडाप्टेशन फाइनेंस पे भी बात हुई, इसी में आर्टिकल 6 में। तो एक तरीके से एक रूल ये रख दिया गया पेरिस रूल बुक में, ताकि और आगे लड़ाई झगड़ा ना हो, सारी कंट्रीज आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, इसी वजह से ये रूल जो है आर्टिकल 6 बना दिया गया इन द पेरिस रूल बुक। और ये फाइनलाइज कब हुआ, ये फाइनलाइज हुआ COP26 में। ग्लोबल मीथेन प्लेज हमने देखा 100 कंट्रीज से ज्यादा नहीं लिया, ये 30% मीथेन को रिड्यूस करेंगे, जो कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। और शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, मीथेन, और मीथेन के बाद ब्लैक कार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये 3 हो गए। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बाद HFCs, ये 4 हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। एक कौन सा, मीथेन, दूसरा ब्लैक कार्बन, तीसरा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और चौथा HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये चारों जो गैसेस हैं ये किस में आती हैं, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट में आती हैं। इनसे डील कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो करती है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन, CCAC किसने बनाई, UNEP ने बनाई। CCAC और किसका काम देखती है, तो ये MARS, मार्स का काम देखती है। मीथेन इमिशन को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट वाला सिस्टम है मार्स, जो कि COP27 में आया था। इसी ग्लोबल मीथेन प्लेज को पूरा करने के लिए एक सिस्टम मार्स आया था। मार्स कहाँ पे आया, ये आया था COP27 में, अभी हम पढ़ेंगे। उस COP27 को मैनेज कौन करता है, तो वो UNEP का CCAC उसे मैनेज करता है। UNEP का एक और ऑर्गेनाइजेशन है IMEO, वो उसे मैनेज करता है। प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, वो भी उसे मैनेज करता है। ये तीनों मिलकर उसे मैनेज करते हैं MARS प्रोग्राम को, जो कि ग्लोबल मीथेन प्लेज को भी पूरा करने के लिए लाया गया है। इसमें जो मैनेजर है एक CCAC, वो उसका वैसे प्राइमरी जो उसका वर्क है, प्राइमरी वर्क क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को क्या करना, रिड्यूस करना, ये उसका प्राइमरी काम है। जो भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हैं उन्हें रिड्यूस करना। फिर हमारे पास आगे हमने देखा ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा, जिसमें इंडिया ने बिल्कुल पार्टिसिपेट करा। क्लीन एनर्जी के ऊपर बात हो रही थी, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ग्लासगो फाइनेंस अलायंस फॉर नेट जीरो, कई सारी कंट्रीज की अलायंस है और नेट जीरो वाली बात है 2050 तक करने की, तो वही उसने अलायंस बना ली, बस यही है। पेरिस रूल बुक्स, ये 2018 वाली पेरिस रूल बुक 2018 में आई थी, और ये कब फाइनलाइज हुई, COP26 यानी 2021 में आई थी, या 2021। COP27 शर्म एल शेख 2022। इंडिया एट COP26, ये वाली उसने ली थी। इंडिया ने कौन से कमिटमेंट किए, 1 2 3 4 5, ये वाले। इसको फॉर्म में क्या बोला था, पंचामृत टारगेट। ठीक है, पंचामृत टारगेट
देख लेते हैं एक बार फिर से। 50% रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे अपनी जो भी एनर्जी नीड्स हैं। रिडक्शन इन कार्बन इमिशन बाई बिलियन टन बाई 2030, 1 बिलियन टन हम कार्बन को रिड्यूस कर देंगे 2030 तक, ये भी इसमें आया। रिन्यूएबल एनर्जी 50% इंडियन की एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ये बात हुई। जीडीपी की जो इमिशन इंटेंसिटी है, जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी को 45% से हम कम करेंगे, ठीक है। 45% के ऊपर हम नहीं जाने देंगे, 45% के नीचे ही हम रखेंगे उसको इमिशन इंटेंसिटी को। उसके बाद इसकी बात कर ली, कार्बन इमिशन की बात कर ली, हाँ। और अपना नेट जीरो इमिशन टारगेट इंडिया ने बोला कि 2070 है, ये सारी बात हुई थी 55 टारगेट में। हाँ, इंडिया ने एक स्लोगन भी दिया है इसका, वन लाइफ वन वर्ल्ड का, और लाइफ फॉर एनवायरमेंट भी इंडिया ने ही ये स्लोगन दिया है, लाइफ फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी से पैसे मांगे, भीख मांगी पीएम ने। पीएम ऑल्सो कॉल्ड अपॉन डेवलप्ड इकोनॉमीज टू मेक $1 ट्रिलियन अवेलेबल फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। सॉरी, ये अपने इंडिया की पीएम, तो ऑनरेबल पीएम ने इसमें डेवलप्ड इकोनॉमी से बोला है कि $1 बिलियन जो है वो अवेलेबल कराएं फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ 40% इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स ahead of 2030. It has advanced the target to 50%. इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी चल रही है। ये एनर्जी इंडिपेंडेंट को, अपनी इंडिया जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगी 2047 तक, ठीक है। फिर इसे फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी पॉलिसी चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसको भी हम एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है, इसको भी हम एक बार देख लेंगे। आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। फिर फेज डाउन ऑफ कोल नॉट फेज आउट की बात हुई थी। इंडिया adopted for phase down because coal phase down will help expand the commercial viability of new technologies needed to scale up renewable capacities. इंडिया ने बोला हम फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे। ठीक है, लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। हाँ, यूके वगैरह ने भी ये बोला कि 2030 तक हम ऐसा कर देंगे कि डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिफॉरेस्टेशन नहीं, बिल्कुल भी लैंड डिग्रेडेशन नहीं बाय 2030। ये यूके ने इनिशिएट किया था इसमें COP26 में, तो इंडिया ने बोला नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, अभी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो अभी हम इस पर साइन नहीं करते। 105 साइनेटरीज हैं, यूके, यूएस, रसिया, चाइना, ये सब इसमें आए थे, इन्होंने साइन करा। यूएसए ने भी ये वाला एग्रीमेंट साइन करा है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका, G20 कंट्रीज में से ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ये साइन नहीं करा है, ठीक है। क्यों नहीं साइन करा? तो इंडिया ने कुछ बता दिया ऐसे उल्टा सीधा कि क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड मामला है और ट्रेड से रिलेटेड मामला तो WTO देखता है, तो हम यहाँ पे इसे साइन नहीं करेंगे। या तो आप ट्रेड वाला वर्ड हटा दो यहाँ से, तो सारी कंट्रीज से मना कर दिया कि ट्रेड वाला वर्ड तो नहीं हटेगा, तो इसी वजह से फिर इंडिया ने साइन नहीं करा। कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब रीजन देना था, तो उन्होंने ये रीजन दे दिया। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये पीएम मोदी ने लॉन्च करा है मिशन लाइफ। बस याद रखो कि लाइफ अलग किसमें था, COP26 में था, UNFCCC की COP26 में ये लॉन्च हुआ था, पीएम मोदी ने लॉन्च करा था, है ना। अपनी कंट्री ने लॉन्च करा मिशन लाइफ। इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव टू इन क्लाइमेट चेंज, इट विल नर्च इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। इट एम्स इज टू रिप्लेस यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी विद अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ दिस। तो लाइफ में किसकी बात हो रही है? सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। ये पूछा जा सकता है कि बताइए लाइफ में इनमें से किस चीज की बात हुई है? तो याद रखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई है यहाँ पे लाइफ में। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? ऑफ द प्लानेट, फॉर द प्लानेट, बाय द प्लानेट, P3 मॉडल, प्रो प्लानेट प्रोपेक्ट, ठीक है। तो लाइफ में किसकी बात हुई? लाइफ में बात हुई, मोदी जी ने लाइफ में अपना क्या क्या करा,
तो उन्होंने एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाई और P3 मॉडल बनाया। P3 मॉडल मतलब प्रो प्लानिट पीपल, प्रो प्लानिट पीपल। ये P3 मॉडल उन्होंने सजेस्ट करा लाइफ में, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट में। किसने? पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने और क्या करा? सर्कुलर इकोनॉमी इसमें लाई। सर्कुलर इकोनॉमी के साथ साथ ये P3 मॉडल वो वहां पे लेके आए थे। अच्छा, COP27, तो इसमें कुछ नहीं है COP27 में, है ना। ये कहाँ हुई थी? शर्म एल शेख में हुई 2022 में। अब ये बताओ ये क्या होगी? ये होगी CMP 17 होगी है और CMA होगी है 4। पेरिस एग्रीमेंट की जो पार्टीज हैं वो चौथी बार यहाँ पे मिलेगी और क्योटो प्रोटोकॉल की जो पार्टीज हैं वो यहाँ पे 17th बार मिलेंगी। क्योंकि पिछली बार में ये चीज क्या थी? CMP 16 थी यहाँ पे और यहाँ पे CMA 3 थी COP26 में। हाँ? फिर COP26 में ये वाली बात थी, ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क ये क्या कर रहा है? ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट COP27. It is a collaborative action between B20 group and the G7 countries. The initiative will provide pre-arranged financial support designed to be quickly deployed in times of climate disaster, such as the devastating Pakistan floods in 2022. तो इसमें क्या बात हुई? इसमें क्या बात हुई? ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव। इसमें बोला कि जो भिखारी कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, बिल्कुल ही बेकार है, इनकी इकोनॉमी अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो उनके लिए हम एक शील्ड लेके आएंगे अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट डिजास्टर आ जाता है तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो उलट पुलट हो जाती है, ठीक है। उनकी इकोनॉमीज कैसे हो जाती है? बेकार सी हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो उसके लिए बोला कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन G7 एंड B20। एक तरफ G7 और B20, वल्नरेबल 20 जो कंट्रीज है, नाम है सिर्फ B20 लेकिन उसमें कंट्रीज कितनी है? 58 कंट्रीज उसमें है। G7 कंट्रीज और B20 के बीच में कोलैबोरेशन है, एक कोलैबोरेशन है और उसके लिए क्या है? G7 और B20 के बीच में कोलैबोरेशन है कि वो सपोर्ट करेंगे G7 कंट्रीज सारी, क्योंकि वो डेवलप्ड हैं, तो वो B20 कंट्रीज को, या फिर उसमें 58 कंट्रीज आएंगी तो उसे सपोर्ट करेंगी। जब भी क्लाइमेट डिजास्टर आता है तो उनकी इकोनॉमी जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान फ्लड आ चुकी है 2022 में। आपने देखा होगा पाकिस्तान कितना बेकार हो चुका था, तो इसी वजह से उन्होंने बोला हम सपोर्ट इसे करेंगे। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसकी याद रखेंगे। GF जूस, G फॉर क्या होता है? जर्मनी, ठीक है, लिखा है जर्मनी। F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान एंड U फॉर, I से तो इटली होता है, इटली। C फॉर होता है कनाडा। E फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड माने UK एंड U फॉर क्या होता है? इसको एक बार देख लेते हैं। G7 देश में U फॉर USA, ठीक है, U फॉर USA। GF जूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, इंग्लैंड से यूनाइटेड किंगडम। ये सारी कंट्रीज इसमें है, सारी डेवलप्ड हैं। तो ये पैसा देंगी, किसे देंगी? B20 को। B20 में कितने देश हैं? तो B20 में हमारे साथ देश हैं 58 क्लाइमेट वल्नरेबल देश यहाँ पे हैं। ये है जूस विद GF। ये G7 को याद करने का तरीका है। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड माने UK, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। ये सारी कंट्रीज हैं, हम देख सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, ठीक है। ये इनके बीच में कोई ट्रेड ही नहीं हुई थी G7 वालों के बीच में, और उसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट ऑफिस
ऑफिसर्स नहीं होते हैं, परमानेंट ऑफिस नहीं होता है कि यही जो है इसे कंट्रोल करेगा। इट इज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू प्रेसिडेंसी एंड रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर स्टेट्स। हर साल इसमें एक प्रेसिडेंसी होती है और ये रोटेट करती रहती है, किसी को भी मिल सकती है। सबसे पहले जापान को मिली, उसके बाद यूएसए को मिलेगी, उसके बाद इसे इटली को मिलेगी, इस तरह से वो रोटेट करती रहती है। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और ना ही G7 में कोई ट्रीटी हुई थी। तो वही है कि ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव ये हुआ था। फिर इसमें और क्या बोला गया, ठीक है। अब ये बात इसमें COP27 में बोली गई, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को क्लाइमेट चेंज से लिंक करने के लिए बात करी। COP27 में पहली बार ऐसा हुआ। इन्होंने बोला जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो उन्होंने बात करी रोजवुड की। रोजवुड को कहते हैं डालबर्गिया। डालबर्गिया एक प्लांट है, रोजवुड उसका वैसे कॉमन नेम है। तो वो काटने से क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रुक रहा है हमारा। जितना वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले पेड़ करते हैं उतना कोई भी पेड़ नहीं करता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमारा नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। ठीक है, ये बात भी थी। तो डालबर्गिया यानी रोजवुड वाले प्लांट का हम इलीगल जो ट्रेड है उसे रोकना है। फिर 3 स्पीसीज की और बात की गई यहाँ पे COP27 में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में। सबसे पहली बात की गई अफ्रीकन एलिफेंट्स की। फिर दूसरी बात की गई व्हाइट राइनासोर्स इन साउथ अफ्रीका की। और तीसरी चीज बात करेगी पेंगुलिन्स जो होती हैं उनकी। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में ये कौन सी कैटेगरी में आती है, साइटेस की ये कौन सी अपेंडिक्स में आती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा अफ्रीकन एलिफेंट्स। अच्छा, इनका रोल क्या है, ऐसा क्या है ये क्लाइमेट चेंज को रोक लेते हैं। चलो डालबर्गिया का तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, वो कार्बन को सिक्वेस्टर कर रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो कार्बन को सिक्वेस्टर कर ले रहा है। लेकिन व्हाइट एलिफेंट वो तो यार एनिमल है ना, तो CO2 तो वो छोड़ेगा ही, तो वो कैसे मदद कर रहा है। दीज आर द इकोसिस्टम इंजीनियर्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स, व्हाइट राइनोसोरस इन साउथ अफ्रीका, पेंगोलिन, दीज आर द इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ये हो सकता है बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स से, या फिर ऑटोजेनिक या खुद के फैक्टर्स से। ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम इंजीनियर बोला जाता है। अफ्रीकन एलिफेंट क्या करेगा, अफ्रीकन एलिफेंट ऐसा करता है, जो नीचे की कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हटाएगा, थोड़ी सी ग्रासेस है, ग्रास को खा लेता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन जो है सिक्वेस्टर हो जाता है। कार्बन को सिक्वेस्टर करने में वो भी मदद करता है। इसके बाद व्हाइट राइनोसोरस जो साउथ अफ्रीका के हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। पेंगोलिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टर्माइट्स खाती हैं। टर्माइट्स मतलब दीमक, और दीमक क्या है, 1 से 3% जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो टर्माइट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेंगोलिन टर्माइट्स को खाती हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो इन सब तीनों जो एनिमल्स हैं इसकी बात हुई। पेंगोलिन किस में आता है, साइटिस अपेंडिक्स 1 में आएगा, WPA शेड्यूल 1 में आएगा। चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और अपनी जो इंडियन पेंगोलिन है वो सिर्फ इंडेंजर्ड है। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है, वो है अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और वो साइटिस अपेंडिक्स 1 में आता है। इसी तरीके से IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है उसका व्हाइट राइनोसोरस का वो है नियर थ्रेटेंड, और वो साइटिस अपेंडिक्स 2 में आता है। ठीक है, तो ये सारी बात है, ये सारी बात ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इसमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज इसमें दी गई थी। COP27 में इसके ऊपर बात हुई। इन 4 चीजों की बात हुई, अफ्रीकन एलिफेंट्स, व्हाइट राइनोसोरस, पेंगोलिन्स, डालबर्गिया या रोजवुड।
इन चारों की बात इसमें हुई। तो वही सब इसमें रखा है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स डिक्लाइन बाय 86% इन द लास्ट 30 ईयर्स। 30 साल में 86% डिक्लाइन हो गए। तो अब इनका स्टेटस क्या बन जाएगा? अपने आप ही स्वतः ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई। व्हाइट राइनो, पेंगोलिन, द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स ग्लोबली। सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग इन्हीं की होती है, व्हाइट राइनोसोर्स की, अफ्रीकन एलिफेंट्स की और पेंगोलिन्स की। सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग चल रही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इकोसिस्टम इंजीनियर्स के क्या है? इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, ये ग्रेड वेक्टर में है। इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्या होते हैं? जो मॉडिफाई करें, क्रिएट करें, मेंटेन करें हैबिटेट को। तो मॉडिफाइड देयर हैबिटेट थ्रू देयर बायोलॉजी, अपने आप कर सकते हैं, या फिजिकली चेंजिंग बायोटिक एंड एनवायरमेंटिक एनवायरमेंट की वजह से। तो कुछ होते हैं एलोजेनिक इंजीनियर्स, ठीक है, और कुछ होते हैं ऑटोजेनिक इंजीनियर्स, जो अपनी खुद की बायोलॉजी से अपने हैबिटेट को चेंज करें, वो है ऑटोजेनिक इंजीनियर्स। और जो बायोटिक एनवायरमेंटिक फैक्टर्स को यूज करके उस एनवायरमेंट को चेंज करते हैं, होते हैं एलियोजेनिक इंजीनियर्स। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स रिड्यूस अबव ग्राउंड कार्बन थ्रू ग्रेजिंग एंड डिस्टर्बेंस। जो अबव ग्राउंड कार्बन है जितनी भी, वो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्या करते हैं? वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वो क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं ग्रेजिंग करके या डिस्टर्बेंस करके। दे इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट कम्युनिटीज कैन इंक्रीज कार्बन स्टॉक्स। वो जितना भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफर है वो करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। इधर जो कोई न्यूट्रिएंट था वो खाया, ग्रेजिंग वगैरह करी, और दूसरी तरफ क्या कर दी? फ्रेसेस कर दी। उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले गए, प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कार्बन स्टॉक को अपना सिक्वेस्टर करा। तो इस वजह से अफ्रीकन एलिफेंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। व्हाइट राइनोसोर्स क्या करते हैं? ये बायोटर्बेशन करते हैं। बायोटर्बेशन मतलब नीचे की सॉइल को ऊपर उठाना, यही क्या है? बायोटर्बेशन है। न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले आते हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट्स वगैरह उग सकते हैं। देखिए इस तरह से ये सारी चीजें क्या है? अफ्रीकन फॉरेस्ट हो गया। व्हाइट राइनोसोर्स अफेक्ट द कार्बन साइकिल थ्रू सॉइल कंपैक्शन एंड डिस्टर्बेंस, दिस इज बायोटर्बेशन। पेंगुइन्स क्या करती हैं? फीड ऑन टर्माइट एंड रेगुलेट देयर पॉपुलेशन। टर्माइट्स वाइल डिकम्पोज थिंग्स release 1 to 3% of natural global annual emissions, ठीक है। 1 से 3% वो नेचुरल ग्लोबल एनुअल इमिशन करती हैं। तो इसीलिए ये क्या करती है? पेंगुइन्स फीड ऑन द टर्माइट्स। टर्माइट्स पे ये जो है फीड करती हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। इकोसिस्टम इंजीनियर कौन? अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है CR, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सिटीज अपेंडिक्स 1, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। व्हाइट राइनोसोर्स, साउदर्न अफ्रीका के व्हाइट राइनोसोर्स, इनका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, मतलब अभी कोई ज्यादा इंडेंजर्ड नहीं है, फिर भी इन्हें साइटिस के अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। कौन से एनिमल को साइटिस के अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है, कौन किसको 2 में रखा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। और शायद हमने इसी पीरियड में इसे डाल भी रखा है, इसे देख लेते हैं एक बार। CMS साइटिस ये अपेंडिक्स 1 में स्पेसीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन होने की कगार पे हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उन्हें हम रखते हैं अपेंडिक्स 1 में। साइटिस की अपेंडिक्स 1 में किन्हें रखते हैं? थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं। इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड इनका जनरली प्रोहिबिटेड रहता है, ठीक। इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड जनरली नहीं, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। कॉमर्शियल ट्रेड तो आप कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि यहाँ कंट्रीज के बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है जिसकी वजह से उससे ड्रग्स बन रहे हैं, कोई बीमारी ठीक हो रही है, चलो वो थोड़ा बहुत अलाउड है, ठीक है। कोई कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए ले जा रहा है, किसी कंट्री में कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए जा रहा है कोई एनिमल, वो भी अलाउड है। लेकिन इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड आप करो,
कॉमर्शियल रेट क्या होता है पर्सन टू पर्सन, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जनरली प्रोहिबिटेड रहता है। 1-2% चांस में वो भी अलाउ है। तो स्पीसीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उसमें ज्यादातर क्या रहता है, जनरली प्रोहिबिटेड रहता है क्या, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड। दूसरी बात में आते हैं अपेंडिक्स 2 में वन मेंबर्स आते हैं स्पीसीज नॉट नेचुरली थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन से ज्यादा थ्रेटेड नहीं है, बट में बिकम सो अनलेस ट्रेड इज रेगुलेटेड, लेकिन अगर उनका ट्रेड रेगुलेट नहीं किया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ सकते हैं। इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड इज अलाउड बट कंट्रोल्ड, होता है कॉमर्शियल ट्रेड कर सकते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा सा रेगुलेटेड रहेगा, पूछ के करना होगा, ठीक, अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे आते हैं अपेंडिक्स 2 में। अपेंडिक्स 3 में कौन आते हैं, स्पीसीज रेगुलेटेड बाय जुरिडिक्शन ऑफ द पार्टी। हाँ, अपेंडिक्स 3 में वो लोग आते हैं जो एक कंट्री कहती है ठीक है इसे हमें सेव करना है, इसे बचाना है, इसके ट्रेड को रेगुलेट करना है, और दूसरी कंट्रीज उसका सपोर्ट करने के लिए आती हैं, दूसरी पार्टीज, तो वो आती है अपेंडिक्स 3 में। अपेंडिक्स 2 में कौन आता है, अभी थ्रेटेड नहीं है एक्सटिंक्शन के लिए, लेकिन हो सकता है आगे हो जाए अगर उसका ट्रेड रेगुलेट नहीं किया जाए तो। अपेंडिक्स 1 में जो वाकई में एक्सटिंक्शन की थ्रेटेड हैं, दे आर थ्रेटेड विद द एक्सटिंक्शन, और उनका जो कॉमर्शियल ट्रेड है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, वो अपेंडिक्स 1 में आ रही है। अपेंडिक्स 2 में इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड नहीं है लेकिन रेगुलेटेड है, पूछ के करना पड़ेगा, ये ठीक है। ठीक, ये अपेंडिक्स हमने देखी, कब कब ये अपेंडिक्स में रखा जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का क्या होगा, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड रहेगा, ठीक है। कॉमर्शियल ट्रेड लिख दे रहा हूं मैं, कॉमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। वाइट डायनासोर्स का कॉमर्शियल ट्रेड कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा रेगुलेट रहेगा, परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। इंडिया थ्रेटेड होगी, अपेंडिक्स 2 में है, तो कॉमर्शियल ट्रेड क्या है, इसका परमिटेड है, इसका कॉमर्शियल ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड रहेगा, ठीक। पेंगोलिन्स अपेंडिक्स 1 में है, जिनका कॉमर्शियल ट्रेड पूरी तरीके से क्या रहेगा, प्रोहिबिटेड रहेगा। WTO शेड्यूल 1 में है, इन्हें कोई एंट्री नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई कहीं से कहीं पे ले नहीं जा सकता, तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है पेंगोलिन का, ठीक है। और साइटिस अपेंडिक्स 1 में भी है, साउदर्न अफ्रीका की ये वाइट डायनासोर्स, इन्हें कोई भी ले जा सकता है, कोई भी उठा ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना ये एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। लेकिन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इन्हें कोई भी नहीं ले जा सकता, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। क्योंकि ये अफ्रीका के हैं तो इंडिया वालों को इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेंगोलिन क्योंकि पेंगोलिन्स इंडिया में भी पाई जाती हैं और इंडिया में उनका स्टेटस है इंडेंजर्ड, चाइना में भी पाई जाती है, चाइना में है कैटेगरी इंडेंजर्ड, तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सबसे पहले हमने एक शील्ड की बात करी, ठीक है, ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, B20 और G7 के बीच में बात हुई। उसके बाद हमने क्या बात करी, इस पे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज पे बात करी, और तीसरी बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये सबसे पहले ये टर्म जो था ये कहाँ पर निकल के आया, इंडिया ने COP27 में दिया था ये, ठीक है। इंडिया ने ये टर्म कहाँ दिया, इंडिया ने अपना ये जो टर्म है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ये COP27 में दिया है, लेकिन ये सबसे पहले कहाँ से निकले, 2015 पेरिस एग्रीमेंट से ही निकलेंगे, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट में कम से कम कुछ तो अपना दिया, क्या दिया पेरिस एग्रीमेंट ने, ये वाला LTLEDS मतलब लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया ने अपना टारगेट COP27 में दिया था। 2015 पेरिस एग्रीमेंट
एंड इसी टारगेट को कैसे अपने पूरा करेंगी, ठीक है, नेट जीरो को 2050 तक कैसे आएंगी। तो उसी वजह से ये लॉन्ग टर्म लो एमिशन टारगेट जो है वो देना पड़ा। 195 सेनेटरीज हैं, उन्हें ये डॉक्यूमेंट 2022 तक देना था, लेकिन कितनों ने दिया, सिर्फ 57 ने दिया। सारी कंट्रीज अभी तक ये लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नहीं दे पाई। इंडिया ने दे दिया। इंडिया ने ये सारी बातें बोली कि बायोफ्यूल पर फोकस करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये सब हम देख ही चुके हैं। इथेनॉल करेंगे पेट्रोल में, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, हार्ड टू वेट सेक्टर, ये सारी चीजों को कम करेंगे। तो ये सारी चीजें इंडिया ने बोली लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे, पेट्रोल में लाएंगे, ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, पीएटी स्कीम और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना। यही सारी चीजें क्या हैं इसमें हैं लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। लॉस एंड डैमेज फंड हम समझ गया, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड ये COP 27 में फाइनलाइज हुआ। COP 26 में ये आया था, बना था ये, है ना। COP 26 में क्या था, ये बना था और COP 27 में ये फाइनलाइज हुआ। तो इस तरह से हमने देखा इसे लॉस एंड डैमेज फंड। फिर हिस्ट्री ऑफ लॉस एंड डैमेज मैं बता चुके हैं। फिर बार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म में सबसे पहले ये टर्म कॉइन हुआ था, है ना। अच्छा हाँ, ये मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये कहाँ आया, मार्स, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये COP 27 में आया। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये किसके लिए आया, ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो ये आया तुमने ग्लोबल मीथेन प्लेस जो हमने साइन करी थी, किसमें, पेरिस एग्रीमेंट में साइन करी थी। पेरिस एग्रीमेंट में हमने ली थी ना, सॉरी ये COP 26 में हमने ली थी, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में ली थी COP 26 में। उसी को पूरा करने के लिए एक सैटेलाइट से सिस्टम है, सैटेलाइट से देखेंगे किसने कितनी जो मीथेन है वो इमिट करी है। वही है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये किसने लॉन्च करा है, तो एक UNEP के अंतर्गत, एक तो IMEO है, ठीक है, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। एक सैटेलाइट की तरह है या फिर कुछ भी कह से G20 में ये उभर के आया था और यूरोपियन यूनियन ने इसे जन्म दिया है IMEO को। अच्छा, UNEP का एक पार्टनर है IMEO, उसने इसे लॉन्च करा, उसका मैनेजर वो है, ठीक है। फर्स्ट मैनेजर इसका यही है, मैनेजर मतलब जिसने ये लॉन्च करा है। दूसरी चीज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और तीसरी चीज इसके अंतर्गत है UNEP का ही एक चीज है, UNEP के अंतर्गत ही एक चीज और आती है जिसने इसे लॉन्च करा है। एक तो IMEO हो गया, हाँ, एक होता है CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन। क्लीन एयर क्यों, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को देखता है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हमें पता है, ठीक है, मीथेन, ब्लैक कार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इन चारों के ऊपर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट बोले जाते हैं। इन्हें मैनेज कौन करता है, CCAC, क्योंकि ये मीथेन को मैनेज करता है, इसीलिए ये मार्स का ही पार्टनर है। ये जो मार्स है ना, इसका ये पार्टनर है CCAC, क्योंकि इसे मीथेन को देखना है, चलो इसने मार्स में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक। UNEP का CCAC, UNEP का IMEO और IEA, इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च करा है, ठीक। इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च कर दिया। IMEO कब लॉन्च हुआ था, इसे देख सकते हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेस हमने देख ली, 30% मीथेन एमिशन हमें कट करना है बाई 2030। 100 कंट्रीज से ज्यादा इसने 26 COP में ऐसे माना था। इंडिया ने इसे नहीं माना, इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेस पे साइन नहीं करे थे। फिर पेरिस एग्रीमेंट टारगेट, IMEO क्या है, एक ग्लोबल पब्लिक डाटा सेट है मीथेन एमिशन का, और इसके अंतर्गत होता क्या है,
यूएनईपी ने इसे लॉन्च करा विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द G20 समिट इन 2021। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, इसे लॉन्च करा था IMEO को। तो IMEO भी इसका एक पार्टनर है मार्स का, इस वजह से बताया। ये देखिए क्लाइमेट एंड क्लीनियर कोलेशन यूएनईपी का, उसने भी लॉन्च किया है ये, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर ये काम करा। न्यूजीलैंड ने एग्रीकल्चर एमिशन पे बोल दिया कि भाई टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उसमें से मीथेन निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। न्यूजीलैंड बोला कि हमें तो अपने नेट जीरो टारगेट 2050 तक अचीव करना है, इस वजह से हम एग्रीकल्चर पे क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। न्यूजीलैंड बता दें कि सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक जो है वो यही प्रोड्यूस होता है, लाइव स्टॉक से सबसे ज्यादा मीथेन और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, तो इसी वजह से उसने टैक्स लगाना इस पर शुरू कर दिया है। तो ये बढ़िया काम कर रहा है न्यूजीलैंड, अच्छी बात है। फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये गलत है। कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपियन यूनियन लगाता है। मान लीजिए कोई भी सामान उसके कंट्री में आ रहा है, ठीक, इंडिया से कोई सामान गया, तो उस पर ये टैक्स इसलिए लगाता है क्योंकि कहता है कि हम तो बहुत स्वच्छ हैं। यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है कि हमारे यहाँ तो सारा सिस्टम है ग्रीन हाउस गैस को रोकने का, मतलब सारे प्रोडक्ट्स हमारे कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट ना हो। लेकिन क्योंकि ये आपकी कंट्री से आया है तो हमें नहीं पता इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस इमिट हुई थी या नहीं हुई थी, तो उस वजह से एनवायरमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि हम एनवायरमेंट के बहुत बड़े देवता हैं, ठीक है, क्योंकि हम एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से देखते हैं, तो इसलिए हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। वैसे बेसिकली ये क्यों टैक्स लगा रहा है, मार्केट में जैसे क्योंकि ज्यादा बाहर की कंट्री का सामान इसकी कंट्री में ना आए और ज्यादा से ज्यादा ये एक्सपोर्ट कर सके यूरोपियन यूनियन, इसी वजह से ये टैक्स लगा रहा है। अब इंडिया जैसा गरीब देश, उसे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इंडिया तो चाहेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सामान विदेशों में बिके, तभी तो पैसा आएगा इंडिया में ज्यादा। तो इंडिया जैसे देश क्या बोलता है कि ये गलत है, इसने COP27 में निंदा करी है। इंडिया और अदर जो गरीब देश हैं, ब्राजील हो गया गरीब देशों में, है ना, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, ये साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राजील, इन सब ने COP27 में इसकी कड़ी निंदा करी। यूरोपियन यूनियन ने जो ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रखा है, ये गलत लगा रखा है ना। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ होता है, साफ सुथरे में हम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस हम इमिट नहीं करते हैं। अच्छा, UN रेड और रेड प्लस पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो COP27 में यही सारी बातें थी, ठीक है। COP27 पहले हमने क्या देखा, ग्लोबल शील्ड बनाएंगे जिसके बीच में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वल्नरेबल 20 जो बहुत ही ज्यादा गरीब देश है, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आ गई थी 2022 में, उन्हें कौन बचाएगा, G7 कंट्रीज, GF जूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, ठीक है, कनाडा है, हाँ कनाडा एंड UK, ये सारी कंट्रीज इसके लिए ग्लोबल शील्ड तैयार करेंगी, पैसा वगैरह इकट्ठा करेंगी, जल्दी से जल्दी फाइनेंस हो सके इनका, जब भी क्लाइमेट रिस्क आए तो वही है ग्लोबल शील्ड। इसके बारे में बात हुई वहाँ पे COP27 में। फिर दूसरी बात क्या हुई, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इसमें हमने किसकी बात करी, पेंगोलिन की बात करी, है ना, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में पेंगोलिन की बात करी थी। उसके बाद पेंगोलिन के बाद हमने वो अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करी, एंड देन हमने बात करी व्हाइट राइनोसोरस की। ये तीनों चीजों की हमने बात करी थी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और डलबर्गिया की भी हमने बात करी। साइटिस की अपेंडिक्स 1, 2, 3, उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, किसमें इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड रहता है, किसमें नहीं रहता है, इस पर चर्चा करी। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बाद हमने क्या देखा, मार्स सिस्टम देखा था। मार्स को किसने इम्प्लीमेंट करा, किसने नहीं करा। उसके बाद हमने एक और चीज इसमें देखी थी, LTLD, जो इंडिया ने सबमिट करा अपना LTLD। फिर हमने इस पर क्या देखा, कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यूरोपियन यूनियन ने लगाया, इंडिया जैसी गरीब कंट्री को पसंद नहीं आया, ठीक है। गरीब नहीं करना चाहिए, एक तरीके से बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्री है ना।
UN-RED and RED Plus, United Nations Program on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, UN-RED. UN-RED एक प्रोग्राम किसने लॉन्च करा? UNEP, UNDP, FAO, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च करा। रेड का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, रेड का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक अलग चीज है, रिड्यूसिंग आर है ना, लेफ्ट में ले लेते हैं। रिड्यूसिंग मतलब आर, एमिशन मतलब डी, डिफॉरेस्टेशन डी, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन डी, RED, UN-RED। ठीक है, रेड प्लस मतलब एक कदम और आगे बढ़ के कुछ और बातें कर रहे हैं, जैसे सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हो, पॉवर्टी रिडक्शन की बात हो, तो एक कदम और आगे बढ़ जाओ तो वो रेड प्लस है। और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को रोकना हो तो वो क्या कहते हैं, उसे UN-RED कहते हैं। किसने करी? FAO, UNDP, UNEP, इन तीनों का प्रोग्राम है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UN-RED का हेडक्वार्टर याद रख लो, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऐसे आता नहीं, पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रख लेते हैं। जेनेवा, जेनेवा मतलब जानलेवा, और डिफॉरेस्टेशन भी क्या है? जानलेवा है। इस तरह से इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा। तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत करी, UNDP, UNEP, FAO। It was created in 2008 in response to UN proposed decision on बाली एक्शन प्लान। ये कौन से एक्शन प्लान, कौन से समिट के बाद, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में ये बना था? ये बाली एक्शन प्लान है ना, बाली एक्शन प्लान कब का? 2008 का। ये समिट कौन सी कोप थी? ये थी कोप 13। उसी के रिस्पॉन्स में ये बना था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसलिए हम इसे ध्यान से करेंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। UN-RED 10वीं बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। बाली एक्शन प्लान जब आया था, बाली एक्शन प्लान का किसमें आया? कोप 13 में। कब आया? 2008 में। तभी क्या बना? UN-RED बना। UN-RED को स्थापित किसने करा? तो इसने UNEP ने, UNDP ने प्लस FAO ने, इन तीनों ने मिलकर इसे स्थापित करा था। डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है किसमें? उसमें रेड प्लस कार्यक्रम को पूरा करने में ये डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है। याद रखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही है कि प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही है। डेवलप कंट्रीज में तो ज्यादातर फॉरेस्ट बचे ही नहीं है, इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में जितने फॉरेस्ट हैं उन्हें रोकने के लिए ये मतलब काम करता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये काम करता है और किसी के साथ नहीं करता। Created in 2008, response to UN proposed decision on Bali Action Plan and RED. It is a multilateral collaborative program of FAO, UNDP याद रखेंगे। 64 पार्टनर कंट्रीज हैं इसकी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या है? जानलेवा है। अरे भाई डिफॉरेस्टेशन करोगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं, है ना। और भी उनकी बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि क्लाइमेट चेंज होने से बचाती हैं। तो इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकना है। इसीलिए प्रोग्राम UN-RED चलाया गया है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, UNDP क्या है? UNDP की फंडिंग कहाँ से आती है? कुछ नहीं, यूएन एजेंसी है जो पॉवर्टी या इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट देखती है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जितने भी UN मेंबर स्टेट्स हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, UNDP क्या है? एक यूएन एजेंसी है हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट।
headquarters in New York City. It is funded entirely by voluntary contributions from your member state. In addition to UN RED program, other initiative existing countries in RED plus, और कौन कौन सी इसमें प्रोग्राम हैं जो RED प्लस में मदद कर रहे हैं? तो इसमें क्या था, कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज इसमें हैं, जैसे 64 पार्टनर कंट्रीज। इसमें कुछ नहीं है, कोई मेंबर नहीं। वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच डेवलप्ड बाय पार्टीज टू UNFCCC। UNFCCC की जितनी पार्टीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ योगदान दे सकती है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, किसी को भी जबरदस्ती इसमें RED प्लस में नहीं, लेकिन इसमें जो पार्टनर कंट्रीज हैं उन्हें करना ही करना पड़ेगा। उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। UNDP, UNEP, FAO इन तीनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कंजर्व फॉरेस्ट, कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉरेस्ट एंड एनहेंस फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, ये सारी चीजें RED प्लस में आ जाती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कुछ ही चीजें हैं रेड में, है ना। UNDP हमने देखा, जिसे फंडिंग मिलती है यूएन मेंबर स्टेट से, वॉलंटरी फंडिंग आ जाती है, उसी हिसाब से ही काम करती है। UN RED प्रोग्राम और RED प्लस को बचाने के लिए RED प्लस के लिए और कौन कौन से प्रोग्राम है? तो सबसे पहला है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। और कौन सा है इसमें कार्यक्रम? एक तो पहला है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया है ना। ये किसने शुरू करा था? वर्ल्ड बैंक ने। ये किस लिए है? ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए है ना, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। दूसरी चीज डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए RED प्लस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये भी इसमें काम करती है। ग्रीन क्लाइमेट फंड चौथी चीज है। ये सारे RED प्लस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी हो, चाहे वो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव हो, चाहे वो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हो, चाहे वो ग्रीन क्लाइमेट फंड हो, ये सारे किसके लिए काम करते हैं? RED प्लस के लिए काम करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बताइए इनमें से कौन RED प्लस के लिए काम नहीं करता? ग्रीन क्लाइमेट फंड दे देंगे एक ऑप्शन, एक दे देंगे ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, दूसरा ऑप्शन दे देंगे, तीसरा ऑप्शन आपको दे देंगे फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, और चौथा आपको ऑप्शन दे सकते हैं इनमें से और कोई, ठीक है, इनमें से कोई और। तो वो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि ये जो है ये काम नहीं करता है। अब इससे पूछा गया UN RED प्लस कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस, resilience of forest ecosystem, yes, and poverty reduction भी yes। UN RED प्लस पॉवर्टी रिडक्शन में भी काम करता है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में जब ये सारे काम होंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पॉवर्टी रिडक्शन कम होगा थोड़ा, है ना। यदि बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी मैंने बताया, ये RED प्लस के लिए ही है ना। RED प्लस को सपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक ने अपने चुनाव करा। ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस पीपल, सभी लोग हैं इसमें। क्या लोकल कम्युनिटीज फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी में आती हैं? बिल्कुल, इनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। COP26 में भी इसी की बात की गई है ना। ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करेंगे, ये सब आता है। वर्ल्ड बैंक एज्यूम द फंक्शंस ऑफ ट्रस्टी एंड सेक्रेटरीट, ये क्या है? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप का ये क्या है? वर्ल्ड बैंक। यहाँ भी क्या है? ये है ट्रस्टी, ट्रस्टी यानी मैनेजर है, और मैनेजर के बाद दूसरी चीज क्या है इसमें?
सेक्रेटेरिएट भी है, सेक्रेटेरिएट भी है, ठीक है, ट्रस्टी और सेक्रेटेरिएट है। वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, यूएनडीपी आर डिलीवरी पार्टनर्स अंडर द रेडीनेस फंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रेड प्लस रेडीनेस सपोर्ट। और इसमें कौन कौन है? भाई वर्ल्ड बैंक तो इसका ट्रस्टी है और सेक्रेटेरिएट भी है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी का। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, तुम समझिए, सारी जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकेंगी, इंडिजिनस कम्युनिटी भी, सिविल सोसाइटी के सभी लोग। बट दूसरी चीज इसमें क्या बोलेगी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। रेड प्लस वाले जितने भी कार्यक्रम है वो इसमें आएंगे, है ना। वर्ल्ड बैंक के अलावा और कौन कौन सी बैंक है इसके अंतर्गत? तो वो है यूएनडीपी इसमें है, ठीक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ये भी है इसमें, ठीक है, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ये वाली बैंक भी इसके अंतर्गत आती है। वर्ल्ड बैंक भी आती है, यूएनडीपी भी आती है। ये तीनों मिलकर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये किसमें हमने देखा था? हमने देखा था मार्स वाले में। इसके बाद वन ऑफ द मैनेजर ऑफ मार्स, ठीक, मार्स हमने जो भी देखा COP27 में, उसका ये मैनेजर था। 2012 में कुछ नेशंस आए यूएनडीपी के साथ, 2012 की बात है ना। ऐसे डेट याद नहीं हो पाएंगी, फिर भी जो याद हो पाएंगी उन्हें हम याद करने की कोशिश करते हैं। 2012 में क्या हुआ, फ्री नेशन अराउंड यूएनडीपी के साथ आए और उन्होंने क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन बनाया। क्लीन एयर से आपको समझ में आना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, यह शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स आप लिख देता हूँ, ये है मीथेन, ठीक, मीथेन के बाद ब्लैक कार्बन, फिर है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, फिर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक। ये सारे क्या हैं? ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं। और ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को काम देखने काम किसका है? ये है CCAC का। ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? रहते तो बहुत ही कम दिन है, लेकिन हीट बहुत ज्यादा पैदा कर देते हैं। तो शॉर्ट लिव्ड पोटेंशियल टू वार्म द एटमॉस्फेयर कैन मेनी टाइम्स ग्रेटर देन CO2। SLCP आर रिस्पांसिबल फॉर अप टू 45% करंट ग्लोबल वार्मिंग ओनली नेक्स्ट टू CO2। 45% जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इन्हीं की वजह से हो रही है, ठीक। क्या है? ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारे क्या है? शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है? 45%। अभी जितनी ग्लोबल वार्मिंग है तो उसका 45% यही लोग उसमें योगदान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे बेनिफिट्स क्या हैं इसके। रिड्यूसिंग SLCP के बेनिफिट वही है भाई, मीथेन को आप रिड्यूस करोगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें कम हो सकता है। ये बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव हमने देखा, जो किसने है? किससे रिलेटेड है? रेड प्लस से रिलेटेड है। रेड प्लस से रिलेटेड है, किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। ठीक है, रेड प्लस में क्या करते हैं? बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव में क्या करेंगे? बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये मल्टीलेटरल फंड है। ये भी किसने किया? मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक, सपोर्टेड बाय डोनर गवर्नमेंट एंड मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक, है ना। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव किसका है? ये है वर्ल्ड बैंक का। और ये किससे रिलेटेड है? रेड प्लस से, है ना। आपसे पूछ सकता है इसमें से बताइए कौन सा फंड
इज नॉट रिलेटेड टू रेड प्लस। एक दे देगा बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव, दूसरा दे देगा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, तीसरा दे देगा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, चौथा दे देगा ग्रीन क्लाइमेट फंड, पांचवा दे देगा कोई और जैसे कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन, तो पांचवा वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन। ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट रेड प्लस, बाकी सारे फंड इज रिलेटेड टू रेड प्लस। पूल कोलेशन है, पूल कोलेशन इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर GCCA ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, ये अलायंस है, अलायंस याद रखो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, समझ जाओ ये क्या करेगा। ये स्मॉल एंड डेवलपिंग स्टेट्स SIDS और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देता है ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपट सके। सपोर्ट दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज इम्प्लीमेंटिंग द कमिटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम 2015 पेरिस एग्रीमेंट में उन्होंने जो कमिटमेंट दी थी उससे भी निपटने के लिए ये थोड़े से पैसे ऐसे देता है, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस कौन पैसे देगा, यूरोपियन यूनियन। किसे देगा, NDC को देगा, है ना। यूरोपियन यूनियन का हमने और भी कई चीजें देखी हैं। यूरोपियन यूनियन ने CCAC बनाने में भी बहुत मदद करी G20 में 2021 में। यूरोपियन यूनियन एक कार्बन बॉर्डर टैक्स भी लगाता है, ये भी हमने देखा, है ना। तो यूरोपियन यूनियन एनवायरमेंट के लिए बहुत काम कर रहा है और सिर्फ काम इसलिए कर रहा है ताकि उसका बिजनेस बढ़िया चले। अब वो टैक्स लगा देता है तो टैक्स में भी उससे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ उसने CCAC वाला काम कर रहा है, ठीक। उसने ये GCCA ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस बनाई है जिसमें वो LDC और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं SIDS हैं उसके ऊपर पैसा फेंक रहा है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट पूरे करो, क्लाइमेट चेंज से निपटने में हम मदद करेंगे। तो ये सारी चीज जब वो कर रहा है तो उसके पास एक ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने की भी एक पावर आ जाती है। यहाँ चलो मैंने इतना काम तो करा है, चलो कार्बन बॉर्डर टैक्स भी लगा देता हूँ, तो कोई उससे बोल भी नहीं सकता कि तुम बाकी तो कुछ नहीं करते हो लेकिन कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया, नहीं, तो बाकी काम भी कर रहा है। CCAC उसी ने बनाया G20 में, ठीक है। और ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस भी उसी का है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस क्या करता है, हम देख लिया, डेवलपिंग कंट्रीज को रुपया देगा, कौन देगा, यूरोपियन यूनियन देगा। यूरोपियन यूनियन ने ये अलायंस बनाया है। फिर एक देखो गाप्सा, यानी ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है तो आप समझ जाओ ये FAO ने ही बनाया होगा। FAO भी हमने देखा था, UNDP FAO ने मिलकर क्या बनाया था, रेड प्लस बनाया था। रेड प्लस में इंडिजिनस पीपल की पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल था। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी में इंडिजिनस पीपल का पार्टिसिपेशन था, हाँ था, है ना। इसी तरीके से गाप्सा यानी कि प्रमोटेड बाय FAO विद वेरियस गवर्नमेंट। इट्स विजन इज टू इम्प्रूव फार्मर सिक्योरिटी, इम्प्रूव फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बिल्ड फार्मर विजिलेंस टू एक्सट्रीम वेदर, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज वेयर पॉसिबल। लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है गाप्सा, जिस फार्मर को फॉलो करना हो वो करे, जिसको ना करना हो वो ना करे। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये वाला जो क्या कहते हैं ये जो चीज है वो लॉन्च करी, एक तरह से कह सकते हैं प्रोजेक्ट है। फिर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ये किसने लॉन्च करी, तो ये करी थी WRI प्लस WBSCD, इन दोनों ने मिलकर ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल करी। इसमें क्या है, मीजर कर सकती है कंट्रीज जो है वो अपने अपनी ग्रीन हाउस गैस मीजर करने का एक तरीका ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ने दिया। आर्कटिक काउंसिल क्या है, एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में बनी थी, आर्कटिक काउंसिल, ये भी याद रखना है। ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में क्या बनी, आर्कटिक काउंसिल बनी। इसकी एक ट्रिक है कर्ड फिन्स, कर्ड फिन्स के हिसाब से सारी कंट्रीज याद हो जाती हैं। यहाँ भी लिखिए कर्ड फिन्स, C फॉर कनाडा, U फॉर USA, R फॉर रसिया, D फॉर डेनमार्क, F फॉर फिनलैंड, I फॉर आइसलैंड, N फॉर नॉर्वे, S फॉर स्वीडन। ठीक, ये ट्रिक दे रखी है। ये सारी कंट्रीज आर्कटिक के आसपास वाली ये सारी क्या है,
ये आर्टिस्ट काउंसिल के मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स होते हैं, कुछ एड ऑफ ऑब्जर्वर्स होते हैं, कुछ परसुइंग ऑब्जर्वर होते हैं। तो सभी मतलब इस तरह से आ जाते हैं। इसके ऑब्जर्वर स्टेट कितने हैं? 13। इंडिया में इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है, याद रखना। इसका आर्कटिक काउंसिल का इंडिया क्या है? एक ऑब्जर्वर स्टेट है। और इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है कितने? तो 13। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया? फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी कोई क्वेश्चन बताओ। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ग्रुप गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस पीपल। ठीक है, ऐसा है। इंडिजिनस पीपल का पार्टिसिपेशन चाहिए, सबका चाहिए। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, एनवायरमेंट, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री रिसर्च to develop eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management। ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। फाइनेंशियल एड चाहिए हमें, मतलब फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराते हैं यूनिवर्सिटीज को, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूशन को। ये नहीं है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर रेड प्लस reducing emission from deforestation and forest degradation, effort by providing them with financial and technical assistance. Assist the countries in the red plus. रेड प्लस एफर्ट में मदद करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये रेड प्लस एफर्ट में मदद करता है। 2 वाला गलत है ना। 1 and 3 इज राइट। रेड प्लस में मदद करता है, इंडिजिनस पीपल का पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी में है। तो पूछा गया बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक आंसर हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, यूरोपियन यूनियन ने बनाया, ठीक है। प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू द डेवलपमेंट पॉलिसी इन बजट। ये भी बात ठीक है, 2 वाली। तो इसका लेकिन ये वाली बात गलत है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज कोऑर्डिनेटेड बाय WRI एंड WBSCD। ये गलत है खुली, जैसे काट देंगे 3 वाला गलत हो गया। तो 1 and 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स पूछे, जैसे लगा सकते हैं आराम से। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, और ये ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट एक्शन गाक्सा के बारे में भी आ चुका है क्वेश्चन। इंडिया ने गाक्सा साइन करा था, ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल नहीं है उसकी क्रिएशन में। इंडिया ने बनाया नहीं है गाक्सा को, लेकिन साइन करा है ना। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। मेंबरशिप ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, से बिल्कुल ठीक बात है। गाक्सा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। ये गलत है, ऐसा नहीं था। गाक्सा अलग से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, मेरे ख्याल से अभी 2022 में ही बनाई थी। और ये क्वेश्चन 2018 का, अच्छा तो 2018 मतलब 17 में बनाई होगी, 18 में बनाई होगी, ऐसे करके कुछ करंट अफेयर में ये रहा होगा। तो हमने सारे कन्वेंशंस अभी तक UNFCCC की कंप्लीट कर ली है ना। राय और समिट वगैरह भी हमने कंप्लीट कर ली है। UNCBD, UNCCD इसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा था, एक माइन्यूट डिटेल्स ली थी। साइटीज के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन एनिमल्स से रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस हैं वो अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ी। तो वो हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस की पार्ट 4 वीडियो में, जो कि हम कल बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज हमने सारी UNFCCC की कन्वेंशंस निपटा ली हैं, और संग संग में बाकी जो भी कन्वेंशंस हैं उनका एक ब्रीफ नोट हमने ले लिया था, ठीक है। COP26 आज हमने पढ़ी, COP27 पढ़ी, पेरिस एग्रीमेंट की कुछ बातें पढ़ी, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।